Hello students, my name is Rishabh and I teach physics at Matrix JEE Academy। तो जैसा कि हम जानते हैं कि JEE मेन 2025 का अटेम्प्ट आने वाला है और आप सभी के मन में यही क्वेश्चन होगा कि सर हम JEE मेन 2025 में फिजिक्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछले 10 सालों में किस तरह के टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिवीजन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से रिवीजन करनी है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। फिर हम आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट किस तरह से देने हैं और उनकी मदद से कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप मॉक टेस्ट की मदद से कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओगे। और लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो आपके यूजफुल रहेंगी आपके प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर करता है तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि सर फिजिक्स में किस तरह के टॉपिक्स हैं कि जिन्हें हम स्किप करें, या सर ऐसा कौन सा चैप्टर है जिनको हम पढ़ें और किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक ही सलाह देता हूं कि बच्चों ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप स्किप करो। आपको हर टॉपिक से थोरोली गो थ्रू होना है। ऐसा कोई टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि पिछले 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए बच्चों हमने पिछले 10 सालों का एनालिसिस किया और हमने देखा कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडर्न फिजिक्स से, जिनका वेटेज था 9.06%। फिर सेकंड टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इससे पूछे गए हैं 7.55% क्वेश्चंस। उसके बाद है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें पूछे गए हैं 7% एंड सो ऑन। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो सभी चैप्टर्स और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की वेटेज। अब बात की जाए इन सभी चैप्टर्स को आप किस तरह से पढ़ सकते हो। इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको पिछले कुछ चैप्टर्स का आना जरूरी है या नहीं है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 3 जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको कोई पिछले चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सभी इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, इनको आप विदाउट एनी प्रीवियस नॉलेज भी पढ़ सकते हो। तो इनके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो ये अलग अलग से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ईएमएफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं। और अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हो तो रोटेशन में मैकेनिक्स कंप्लीट आपको आनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन अगर आपको कवर करना है तो आपको कंप्लीट मैकेनिक्स के सभी चैप्टर्स आने चाहिए। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, इसे आप अलग से भी पढ़ सकते हो। तो ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और लास्ट में अगर ग्रेविटेशन चैप्टर की बात की जाए तो अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर है तो आप ग्रेविटेशन को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये तो थे पिछले कुछ सालों में किस तरह के चैप्टर से पूछा गया है। अगर आप इन सभी चैप्टर्स का परसेंटेज मिला लो तो कम से कम जेईई मेंस में 40 to 50% मार्क्स के आसपास इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब ये तो रही बात कि हमने पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगर बात की जाए कि सर हमें रिवीजन किस तरह से करनी है, मतलब ये तो हमने देख लिया कि पिछले कुछ सालों में कितने तरह के चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका वेटेज क्या है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता लग चुके हैं, लेकिन बात की जाए कि रिवीजन किस तरह से किया जाए, तो रिवीजन के लिए बच्चों सबसे पहली चीज कि जो आपने इन 2 सालों में जितना भी पढ़ा है तो सभी के आपके पास नोट्स होंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको इन सभी नोट्स को थॉरोली रिवाइज करना है, इन सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। आपको सभी फॉर्मूले, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले, कंसेप्ट सब पता होने चाहिए। तो इनको अच्छे से गो थ्रू होना है, बार बार रिवाइज करना है, हर चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। अब अगर आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, तो उसके बाद सेकंड थिंग
उन सब की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में जेईई में काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हो कि फिजिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट, फिजिक्स चैप्टर ऐसा नहीं है। फिजिक्स अगर आप टॉपिक देखोगे तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाए। फिजिक्स में लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आपको चैप्टर की कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है और आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। इसीलिए आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बच्चे हैं वो केवल न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं, केवल न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती, तो वो नहीं चलेगा बच्चों। उसके लिए आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, तो अब क्या किया जाए? बच्चों देखो, जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, अब रिवाइज करने के लिए नोट्स हैं बहुत सारे। अब इतने सारे नोट्स को एक साथ पढ़ने में कितना कितना समय लग जाएगा। इसीलिए आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स मतलब ये नहीं कि जितना पूरे चैप्टर में है सबका सब एक साथ ही लिख दिया वापस दोबारा से, नहीं बच्चों। आपको कुछ चीजें जो अंडरस्टूड है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो आप मानते हो कि इंपॉर्टेंट भी है और हम भूल भी सकते हैं, उनके लिए आप बनाओ। यानी कि आपको कोई क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर्स के, ताकि आप आराम से किसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सको। तो एक क्रिस्प नोट होनी चाहिए आपके पास हर चैप्टर के 3 या 4 पेजों के, ताकि आप फाइनल टाइम पे बस उनको एक बार देख के अच्छे से रिवाइज कर सको। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने रिवीजन भी कर ली है, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है और हमने शॉर्ट नोट्स भी कर लिए हैं, तो क्या हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? तो बच्चों जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको करने तो क्वेश्चंस ही हैं, और क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? तो सबसे अच्छा मेथड है PYQs करने का, मतलब पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आप उनको बार बार सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं और जेईई के क्वेश्चंस में किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जेईई के जो क्वेश्चंस हैं अगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इसीलिए PYQs करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो PYQs आपको अच्छे से करने हैं। तो PYQs अगर आप करोगे तो सबसे पहला स्टेप है कि जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करो, ताकि आपको ये पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आप देख सको कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को, और किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पेपर अगर आप करो तो पेपर करने के बाद प्रीवियस ईयर जो आपने पेपर के क्वेश्चंस किए, तो उसके बाद आप एनालिसिस करो कि हमारे किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाए या किस चैप्टर में से कम क्वेश्चन बन पाए। इसीलिए बच्चों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर करने के बाद आप देखोगे कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है एंड कौन से टॉपिक वीक हैं। अब जो टॉपिक आपके वीक हैं आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ताकि पेपर में उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल मिस ना करो। तो प्रीवियस ईयर में आप इन सभी बातों का ध्यान रखो, तो प्रीवियस ईयर्स के थ्रू आप अपने मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब बात की जाए कि आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, आपने पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई है आपको, आपने सारे प्रीवियस ईयर्स भी कर लिए हैं, तो क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? तो जवाब है बच्चों नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखा जाए अगर, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो बच्चे बोलते हैं हमारे कि सर हमने तो सर पूरी पूरी तैयारी कर ली थी, हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर के टाइम पे मेरे को जितना आता था मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब ऐसा होता है कई बार आपकी तैयारी होती है 100%, लेकिन पेपर में आप केवल 70% दे पाते हो। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर पेपर का एक डर होता है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी ज़्यादा नहीं दिए हैं, तो आपके अंदर एक पेपर का फियर होता है, आप डरते हो पेपर करने से। तो आपके अंदर पेपर फियर को दूर कैसे किया जाए, मतलब पेपर का डर कैसे निकाला जाए मन से? अच्छा, इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। अगर आप बार बार उस तरह का कोई टेस्ट दो जिसमें वैसा ही इन्वायरमेंट हो, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, तो आप जब मेन पेपर दे रहे होंगे उस टाइम पे आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि सर मैं ऐसा, मतलब आपके मन में कोई डर नहीं आएगा। आप लोग क्या करोगे कि वो पेपर को भी आप नॉर्मल पेपर समझ के दे दोगे, और जितना आपने तैयार किया है उतना ही आप वहां पर भी परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो इससे आपका पेपर का डर दूर होगा, कि पेपर करते समय जो आप डर के कारण क्वेश्चंस गलत करते हो वो नहीं होंगे, और इससे आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव होंगे। दूसरी चीज़,
इससे एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जब पेपर दोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि जैसे कई बच्चे हमें पूछते हैं कि सर पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूं, पहले मैथ्स अटेम्प्ट करूं कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूं। तो उनको समझ नहीं आता है कि पहले क्या किया जाए, किस तरह के क्वेश्चंस को पहले किया जाए, किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए। तो वो सब करने के लिए आप जो प्रैक्टिस है, किस तरह की स्ट्रेटजी है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू देख सकते हो कि हम किस तरह से किस क्वेश्चंस को छोड़ें, किसको करें, या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो मॉक टेस्ट से होगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करो बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं सर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो पेपर में क्या होगा, क्या पेपर में भी इतने ही मार्क्स आएंगे? तो नहीं बच्चों, मॉक टेस्ट में जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि यही मार्क्स पेपर में आएंगे। आपको ये सोचना है कि जो मैंने गलती एक बार कर दी मॉक टेस्ट में, वो गलती मैं पेपर में दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगर आपने ये देख लिया तो कभी कोई मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे मॉक टेस्ट दो और सभी में देखो कि कोई भी मिस्टेक हमारी दोबारा रिपीट ना हो। आप चाहो तो बच्चों एक लिस्ट भी बना सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस को या किस तरह के कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे। आप अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बना सकते हो और ये देख सकते हो कि पेपर के टाइम पे वैसी मिस्टेक दोबारा ना हो, मतलब एक मिस्टेक हो बस एक बार। अगर आपने ये देख लिया तो पेपर में डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। अब रही बात मॉक टेस्ट भी आपने दे दिया, आपने प्रीवियस ईयर्स भी कर लिया, ये सब भी कर लिया, तो पेपर के लिए और कुछ ऐसे टिप्स हो सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल ऐसे कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने मार्क्स अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो फाइनल टिप्स देखते हैं। तो बच्चों टिप्स हैं स्लीप। सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये बात मैं कहना चाहूंगा, बच्चे बोलते हैं सर मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, मैं सोता भी नहीं हूँ, केवल 4 घंटे सो रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप इतना कम सोओगे, इतना ये करोगे, तो इससे आपके माइंड पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी जिसकी होती है उसका माइंड भी हेल्दी रहता है। इसीलिए हमें माइंड और बॉडी दोनों को ही नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप नहीं सो पा रहे हो ढंग से तो पेपर में आपका ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसीलिए बच्चों स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम बच्चों 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। तो ऐसा है कि पेपर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सोना बंद कर दिए। 6 आवर्स तो बच्चों आपको सोना ही है। अगर आप 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो तो हम मानेंगे कि आप अपना मिनिमम इतना टाइम तो सोना ही है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी। दूसरी चीज न्यूट्रिशन। कई बार बच्चे खाना पीना नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई बाहर का खा लिया, कुछ खा लिया, और बीमार पड़ जाते हैं और पेपर में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है ताकि बॉडी हेल्दी रहे। तो घर का खाना खाइए, अच्छा खाइए, ताकि पेपर के समय पे आप अच्छे से हेल्दी होकर पेपर दे सकें। अब बच्चों एक चीज आजकल के टाइम पे बहुत देखी गई है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम रखते हैं। मतलब सोशल मीडिया, आप एक बार सोशल मीडिया खोल लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फिर उसी की रील्स देखते रहते हो और बहुत समय बर्बाद हो जाता है। आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया होता है उसे ही फॉलो नहीं कर पाते हो। इसलिए बच्चों स्क्रीन टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस करना है। आप केवल यूजफुल स्टफ देखो। मतलब जैसे आपने कोई वीडियो लेक्चर्स देख लिए, या तो आपने ये देख लिया कोई कंसेप्ट नहीं पता चल रहा है उसके बारे में सर्च कर लिया। सोशल मीडिया तो बच्चा बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया को तो कंप्लीट नो कह दो समय पे, क्योंकि इस पेपर के बाद चाहे आप देख लो, लेकिन पेपर से पहले सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का अगर अपना टाइम रखोगे तो आपका सारा टाइम रिवीजन का टाइम सेक्रीफाइस होगा, और वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्क्रीन टाइम रख भी रहे हो तो केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट बच्चों, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए थे, या फिर मेरा ये चैप्टर छूट गया है, ये कुछ हो गया है, पेपर कैसे करूंगा, पेपर के समय मन में डर होगा बच्चों, तो आप 100% कभी नहीं दे पाओगे अपना। कुछ भी हो, पेपर में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देना है कि मुझे जितना क्वेश्चन पेपर आता है उतना करूंगा। अगर 2-4 क्वेश्चन मुश्किल भी आ गए तो ये नहीं सोचना है कि मेरे से 4 नहीं हुए तो मैं सारे नहीं कर पाऊंगा। आपको हर क्वेश्चन करते समय पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बच्चों लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों। पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बिना डरे पेपर दो और एक अच्छे मार्क्स लाओ बच्चे। अगर बच्चों आप मैथ्स और केमिस्ट्री की जेईई मेन की स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो उसके लिए वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैथ्स के लिए प्रतीक सर और केमिस्ट्री के लिए मानाराम सर की वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।